नमस्कार। आज हम 8 नवंबर 2025 के द हिंदू अखबार की कुछ अहम सुर्खियों पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है इन अलग-अलग विषयों से मतलब तमिलनाडु के विकास मॉडल से लेकर वैश्विक राजनीति तक जो सबसे जरूरी जानकारी है वो निकालें और समझें। ठीक है। तो आज की बातचीत शुरू करते हैं तमिलनाडु के एक बड़े विजन से। ऐसा विजन जो शायद पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। फिर हम पानी के रिसाइकलिंग, मिट्टी में कार्बन जमा करने और ग्रीन फाइनेंस जैसे अहम पर्यावरण और आर्थिक मुद्दों पर बात करेंगे। अच्छा। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर की राजनीति और भारत की चुनावी प्रक्रिया में जो सुधार हो रहे हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। जरूर। और आखिर में चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत और गाजा संघर्ष पर जो हालिया बयान आए हैं उनके क्या मायने हैं ये समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तमिलनाडु, उनने टारगेट रखा है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, वो भी सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक समावेश के साथ। सुनने में तो ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य लगता है। बिल्कुल, लक्ष्य तो बहुत महत्वाकांक्षी है। उनका नजरिया आप देखें तो आर्थिक विकास, संसाधनों का टिकाऊ इस्तेमाल और सामाजिक समावेश, इन सबको एक साथ साधने का है। सामाजिक समावेश मतलब गरीबी कम करना, सबको बुनियादी सेवाएं देना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना। और देखिए आंकड़े भी इसे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे 2023-24 में राज्य का जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो करीब 27.22 लाख करोड़ रुपया था। काफी बड़ा है। हाँ, और इसमें सर्विस सेक्टर का हिस्सा करीब 53-54% है। तो ये दिखाता है कि उनके पास बड़े कार्यक्रम लागू करने की एक वित्तीय क्षमता है। क्या चीज इसे देश के लिए एक संभावित मॉडल बनाती है? मतलब क्या खास है इसमें? देखिए कई कारण है। पहला तो राज्य का बड़ा आर्थिक आकार और अर्थव्यवस्था में विविधता है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एक्सपोर्ट सब कुछ है। दूसरा, मानव विकास सूचकांकों में मतलब हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इनमें उनका प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। अच्छा। तो ये समावेशी विकास का मॉडल मजबूत करता है। और तीसरा, वे रिन्यूएबल एनर्जी में तो नेशनल लीडर हैं। 2024 के अंत तक उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 24 गीगावाट पार कर गई थी। 24 गीगावाट? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक औद्योगिक राज्य भी डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ सकता है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए उनकी मुख्य रणनीतियां क्या हैं? क्या कदम उठा रहे हैं? वो कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक तो फोकस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एक्सपोर्ट पर जोर है ताकि इकोनॉमी बढ़े और रोजगार भी पैदा हो। दूसरा, ग्रीन एनर्जी को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इससे उद्योगों को एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ठीक है। फिर राज्य की योजनाओं को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज से जोड़ रहे हैं ताकि असर दिखे। और हाँ, पानी के मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान है। नदी बेसिन प्लानिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और पानी की रिसाइकलिंग। लेकिन ये सब करने में चुनौतियां भी तो होंगी, राह आसान तो नहीं लगती। हाँ बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं। पानी की कमी एक बहुत बड़ी चिंता है, खासकर कुछ इलाकों में। फिर वित्तीय घाटा और बढ़ता कर्ज भी एक मुद्दा है। इस पर नीति आयोग ने भी ध्यान दिलाया। अच्छा। और ये पक्का करना कि तेज औद्योगिकरण का फायदा सब तक पहुंचे, कोई पीछे ना छूटे, ये भी एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। और तकनीकी स्तर पर? तकनीकी स्तर पर इतनी बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में ठीक से इंटीग्रेट करना और कभी-कभी जो उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है, जिसे कर्टेलमेंट कहते हैं, वो भी चुनौतियां हैं। इसके लिए बैटरी स्टोरेज जैसे समाधानों की जरूरत पड़ेगी। यानी महत्वाकांक्षा बड़ी है, पर पानी और पैसे जैसी जमीनी चुनौतियां भी हैं। पानी की बात चली है तो अगला विषय इसी से जुड़ा है, एडवांस टेक्नोलॉजी से पानी का पुनर्चक्रण। भारत जैसे देश के लिए ये कितना जरूरी है? हमारे पास दुनिया की 18% आबादी है, पर पानी सिर्फ 4%। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तमिलनाडु जैसे कई राज्य पानी की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो राष्ट्रीय जल मिशन हो या राज्यों की अपनी योजनाएं, सब पानी के दोबारा इस्तेमाल, रीयूज पर बहुत जोर दे रही हैं। औद्योगिक, नगरपालिका, कृषि, सब मांगों को पूरा करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। ये ताजे पानी पर दबाव कम करने का एक अनिवार्य तरीका बनता जा रहा है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है क्या? मतलब किस तरह की तकनीक? इसमें देखिए कई लेवल हैं। एक तो है पारंपरिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद आता है टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट, हाँ, जैसे सैंड फिल्टर या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ फिल्टर लगाकर और फिर डिसइंफेक्शन करके। इस पानी को बागवानी या इंडस्ट्री में कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। फिर आती हैं और एडवांस मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, जैसे यूएफ, नैनो फिल्ट्रेशन, एनएफ
और रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। आरओ तो घरों में भी इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजीज बहुत हाई क्वालिटी पानी देती हैं, इतना साफ कि इसे इंडस्ट्री में प्रोसेस के लिए या फिर और ट्रीटमेंट के बाद पीने लायक बनाने के लिए भी सोचा जा सकता है। लेकिन हाँ, आरओ जैसी तकनीकें बिजली ज्यादा खाती हैं और इनसे जो खारा पानी निकलता है ब्राइन, उसे ठिकाने लगाना भी एक चुनौती है। फिर माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हटाने के लिए एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हैं, जैसे ओजोन या यूवी H2O2 का इस्तेमाल। और हाँ, डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी काफी चल रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब छोटे छोटे प्लांट, जैसे किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या इंडस्ट्रियल एस्टेट में छोटे कंटेनर वाले STP या MBR मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर लगा दिए। ये भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो शायद ताजे पानी की बचत ही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा वही है। एक अनुमान है कि शहरों में 30-40% पानी गैर पीने वाले कामों में जाता है, बागवानी, टॉयलेट फ्लशिंग वगैरह। हाँ, सही बात है। इसे रिसाइकल पानी से आसानी से पूरा किया जा सकता है। इंडस्ट्री के लिए तो ये पानी सप्लाई का एक भरोसेमंद सोर्स बन जाता है। और सोचिए, अगर इसे रिन्यूएबल एनर्जी से चलाएं तो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का भी हिस्सा बन जाता है। और इसकी लागत या दूसरी बाधाएं क्या है? देखिए, एडवांस सिस्टम लगाने और चलाने का खर्चा ज्यादा हो सकता है, खासकर बिजली का बिल और मेम्ब्रेन बदलने का खर्च। फिर जनता की स्वीकृति, पब्लिक एक्सेप्टेंस, खासकर पीने लायक पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, लोग शायद हिचकें। बिल्कुल, इसके लिए एकदम साफ नियम, मानक और अच्छी मॉनिटरिंग जरूरी है, ताकि लोगों का भरोसा बने। और जैसा मैंने कहा, आरओ से निकले ब्राइन को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना भी एक पर्यावरणीय चिंता है। शासन के स्तर पर क्या किया जा सकता है? हाँ, बड़े स्तर पर देखें तो सरकार कुछ अहम कदम उठा सकती है। जैसे जो बड़े पानी उपभोक्ता हैं, उनके लिए वाटर ऑडिट अनिवार्य कर दे। अच्छा। बिल्डिंग बनाने के नियमों में डुअल प्लम्बिंग, मतलब पीने और गैर पीने वाले पानी के लिए अलग पाइपलाइन को शामिल किया जाए। और रिसाइकल पानी को सस्ता बनाने के लिए पानी के टैरिफ का डिजाइन भी बदला जा सकता है। ठीक है। पर्यावरण से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मिट्टी की कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ानी चाहिए और देसी पेड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? इसका मतलब है ऐसी नीतियां और तरीके अपनाना जिनसे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन या SOC कहते हैं, वो बढ़े। SOC मदद कर सकती है। अच्छा। और साथ ही सलाह ये है कि जब पेड़ लगाएं तो विदेशी प्रजातियों के बजाय अपने यहाँ के देसी पेड़ लगाएं, खासकर मिलीजुली प्रजातियां। देसी पेड़ ही क्यों? विदेशी पेड़ तो शायद जल्दी बड़े हो जाते हैं। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देशी पेड़ अक्सर मिट्टी में ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला कार्बन जमा करते हैं। अच्छा, कैसे? उनकी जड़ें वहाँ की मिट्टी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ बेहतर तालमेल बिठाती हैं। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है। साथ ही वो वहाँ की बायोडायवर्सिटी, जैसे परागण करने वाले कीड़े, पक्षी, वन्यजीव, उनको भी सपोर्ट करते हैं और कीड़े या बीमारियों के प्रति ज्यादा मजबूत भी हो सकते हैं। और स्थानीय समुदायों के लिए भी फायदेमंद होते होंगे। बिल्कुल, उनसे अक्सर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे फल, चारा, ईंधन वगैरह मिलता है, जिससे लोगों को उनके संरक्षण में रुचि होती है। विदेशी प्रजातियां भले ही तेजी से बढ़ें, पर जरूरी नहीं कि वो मिट्टी या बायोडायवर्सिटी के लिए उतनी फायदेमंद हों। भारत के मिट्टी में कितनी क्षमता है कार्बन जमा करने की? देखिए, क्षमता तो बहुत है। एक अनुमान है कि सिर्फ जो खराब हो चुकी जमीन है, उसे सुधार कर ही भारत हर साल 7 से 10 टेराग्राम कार्बन जमा कर सकता है। बाप रे। हाँ, लेकिन असलियत यह है कि सॉइल हेल्थ कार्ड के आंकड़े बताते हैं कि भारत की ज्यादातर मिट्टियों में ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत कमी है। तो इसे जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है? क्या तरीके हो सकते हैं? कई तरीके हैं। जैसे जो खराब या बंजर जमीन है, वहाँ देसी मिलीजुली प्रजातियों के पेड़ लगाना, जिसे वनीकरण कहते हैं। खेती वाली जमीन में पेड़ों को लगाना, जिसे एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। मिट्टी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सिर्फ NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जांच तक सीमित न रखकर उसमें SOC और दूसरे जैविक संकेतों की निगरानी को भी शामिल करना। अच्छा। और ये पता लगाने के लिए कि कितना कार्बन जमा हुआ, उसे मापने, रिपोर्ट करने और वेरीफाई करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाना भी जरूरी है, ताकि इसके फायदे कार्बन बाजारों से भी जोड़े जा सकें। क्या इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं? हाँ जरूर। एक तो ये कि मिट्टी में जमा कार्बन हमेशा के लिए नहीं होता। अगर जमीन का इस्तेमाल बदल जाए तो वो वापस हवा में जा सकता है। ओहो। और इसे सही सही मापना, खासकर मिट्टी की गहराई में, वो मुश्किल भी है और महंगा भी। इसलिए लंबे समय तक चलने वाला प्रबंधन बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं हरित वित्त यानी ग्रीन फाइनेंस की।
भारत के जो बड़े हरित लक्ष्य हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना, कम कार्बन वाली इंडस्ट्री, इनके लिए भारी निवेश चाहिए। कहा जा रहा है कि इसके लिए मजबूत प्राइवेट फाइनेंस और बेहतर डेटा बहुत जरूरी है। ये कैसे काम करता है? सीधी सी बात है कि सिर्फ सरकारी बजट से इतना बड़ा निवेश नहीं हो सकता, जरूरत बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। तो प्राइवेट पैसा, प्राइवेट कैपिटल को बड़े पैमाने पर लाना होगा। लेकिन निवेशक पैसा तभी लगाएंगे जब उन्हें निवेश करने लायक प्रोजेक्ट्स की एक साफ पाइपलाइन दिखे। उन्हें ऐसे साधन चाहिए जो निवेश की जोखिम को कम करे, जैसे सरकारी गारंटी, और सबसे जरूरी उन्हें पारदर्शी, भरोसेमंद डेटा चाहिए। डेटा की इसमें क्या खास भूमिका है? अच्छा, और स्टैंडर्डाइज्ड डेटा निवेशकों को प्रोजेक्ट के रिस्क समझने में मदद करता है, जैसे मौसम का पैटर्न कैसा है, ग्रिड कितना स्थिर है, पहले लोन चुकाने का रिकॉर्ड कैसा रहा है। अच्छा, इससे निवेश का भरोसा बढ़ता है। और भरोसेमंद डेटा ये मापने में भी मदद करता है कि किसी प्रोजेक्ट का असल में क्लाइमेट पर क्या असर हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नाम का ग्रीन हो, जिसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ग्रीन वॉशिंग। हाँ, अभी स्थिति ये है कि निवेश बढ़ तो रहा है। जैसे क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव (CPI) की एक रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 में मुख्य हरित क्षेत्रों में करीब 947 बिलियन रुपए का निवेश हुआ। ठीक है। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स में भी 2023 में करीब $850 मिलियन का निवेश आया। लेकिन ये भारत के नेट जीरो लक्ष्यों के लिए जो जरूरत है उससे अभी भी बहुत कम है। खासकर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए लंबे समय के लोन की कमी है। तो निजी वित्त को कैसे मजबूत किया जा सकता है? क्या उपाय हैं इसके? कई उपाय सुझाए गए हैं। मुख्य रूप से जोखिम कम करने के लिए सरकारी पैसे से क्रेडिट गारंटी देना, ताकि पेंशन फंड जैसे बड़े संस्थागत निवेशक आएं। अच्छा। छोटी छोटी परियोजनाओं को मिलाकर बड़े निवेश करने लायक पूल बनाना, एक राष्ट्रीय ग्रीन टैक्सोनॉमी बनाना, मतलब साफ करना कि हरा क्या है और क्या नहीं। कंपनियों और बैंकों के लिए जलवायु से जुड़े खुलासे अनिवार्य करना, और एक सेंट्रल ओपन डेटा प्लेटफॉर्म बनाना जहां जरूरी डेटा आसानी से मिल जाए। और हाँ, देश में ग्रीन बॉन्ड बाजार को विकसित करना भी बहुत अहम है। क्या डेटा की क्वालिटी या उपलब्धता सच में एक बड़ी बाधा है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। डेटा अक्सर अलग अलग सरकारी विभागों और प्राइवेट कंपनियों के पास बिखरा होता है। अच्छा। उसकी क्वालिटी भी एक जैसी नहीं होती और वो आसानी से मिलता भी नहीं। इसलिए डेटा को स्टैंडर्डाइज करने, उसे साझा करने के नियम बनाने और तकनीकी क्षमता बढ़ाने में इन्वेस्ट की बहुत जरूरत है। चलिए अब शहरों की ओर रुख करते हैं। अगला शीर्षक थोड़ा अलग है, इकोनॉमिक्स एंड अ ममदानी मॉडल, बिग एप्पल स्टाइल। ये न्यूयॉर्क शहर के एक राजनेता जोरान ममदानी से जुड़ा है। क्या है ये मामला? हाँ, ये न्यूयॉर्क शहर, जिसे बिग एप्पल भी कहते हैं, वहाँ जोरान ममदानी के राजनीतिक उभार और उनके नजरिए को दिखाता है। उनका फोकस शहर के जो ज्वलंत आर्थिक मुद्दे हैं उन पर है, जैसे रहने का बहुत ज्यादा खर्च, घरों का संकट और बढ़ती असमानता। न्यूयॉर्क में रहने का खर्च कितना है? स्रोत बताते हैं कि न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में एक बेडरूम अपार्टमेंट का औसत किराया करीब $4,200 प्रति माह है। $4,200? मतलब करीब 3.5-4 लाख रुपए महीना? हाँ बिल्कुल। और बच्चों के डे केयर का खर्च भी करीब $2,167 महीना, यानी लगभग $2.25 लाख रुपए। बाप रे। तो ममदानी का अभियान इन्हीं मुद्दों से परेशान युवा, पढ़े लिखे वोटरों को जोड़ने में सफल रहा। उन्होंने आर्थिक पुनर्वितरण और संरचनात्मक सुधार का वादा किया। 4 लाख महीने का किराया वाकई चौंकाने वाला है, पर ये भारत के लिए कैसे प्रासंगिक है? ये दिखाता है कि कैसे शहरों में बढ़ती लागत और असमानता बड़े राजनीतिक मुद्दे बन रहे हैं। हाँ, हमारे शहरों में भी ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल। भारत के जो तेजी से बढ़ते महानगर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उनके लिए एक तरह की चेतावनी है। वहां भी ऐसी दबाव महसूस हो रहे हैं। ये इस दुविधा को भी दिखाता है कि एक तरफ प्रगतिशील नीतियां हो, जैसे किराया नियंत्रण, और दूसरी तरफ निवेश का माहौल भी बना रहे, जैसे नए घर बनाने को प्रोत्साहन मिले। इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? लेख में ये भी जिक्र है कि बहुत सख्त किराया नियंत्रण से घरों के रखरखाव में कमी आ सकती है या फिर नए घर बनने में रुकावट आ सकती है। तो भारत के शहर इससे क्या सीख सकते हैं? सीख यही है कि शहरी प्रशासन को इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। नीतियां किफायती आवास पर केंद्रित होनी चाहिए, जैसे झुग्गी झोपड़ी का पुनर्वास, रेंट असिस्टेंस, भूमि उपयोग के नियमों में सुधार। सार्वजनिक या सब्सिडी वाली चाइल्ड केयर सुविधाएं मदद कर सकती हैं। शहरों में प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार से राजस्व जुटाया जा सकता है। साथ ही ऐसे नियम बनाने होंगे जो घरों की सप्लाई को बढ़ाएं, उसे हतोत्साहित न करें।
लेकिन न्यूयॉर्क मॉडल को सीधे नहीं, सीधे कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय शहरों का संदर्भ बहुत अलग है। जमीन की कीमतें, नियम कानून, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार, साथ ही इन सुधारों को लागू करने के लिए मजबूत शहरी शासन और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। ठीक है। अब चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा एक मुद्दा, एक व्यापक SIR में गति है, लेकिन यह अभी भी एक परीक्षण मामला है। यहाँ SIR का क्या मतलब है और इसे टेस्ट केस क्यों माना जा रहा है? SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? ये भारत के चुनाव आयोग ECI द्वारा वोटर लिस्ट का एक खास गहन पुनरीक्षण है। अच्छा, मतलब वोटर लिस्ट अपडेट करना। हाँ, मूल रूप से ये घर घर जाकर वोटर लिस्ट को अपडेट करने, नए नाम जोड़ने या हटाने की एक प्रक्रिया है। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में तेजी आई है, इसे गति मिली है, मोमेंटम। लेकिन ये अभी भी कई मायनों में एक टेस्ट केस है। मतलब इसकी प्रभावशीलता, इसकी निष्पक्षता और इसमें जो कानूनी सुरक्षा उपाय हैं, उनका पूरी तरह से परीक्षण होना भी बाकी है। इसमें चिंताएं या विवाद क्यों हैं? स्रोत बताते हैं कि बिहार में जब इसका पहला चरण हुआ तो विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 4 लाख नाम हटा दिए गए। 4 लाख? हाँ, और ऐसा राष्ट्रव्यापी अभ्यास आखिरी बार करीब 20 साल पहले 2002-04 में हुआ था। तो मुख्य चिंता ये है कि नाम हटाने की प्रक्रिया, खासकर जो हाशिए पर रहने वाले समूह हैं या अल्पसंख्यक हैं, उनमें कहीं बड़े पैमाने पर लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित न कर दे। ये तो गंभीर चिंता है। बिल्कुल, इसीलिए प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वोटर लिस्ट तो अपडेट होती रहती है। देखिए, एक साफ और सटीक वोटर लिस्ट ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव होती है। अगर ये SCR प्रक्रिया सफल रहती है तो ये भविष्य के लिए एक मानक बन सकती है। और अगर नहीं? लेकिन अगर इसमें गड़बड़ियां होती हैं या इसे पक्षपाती माना जाता है तो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है। ये तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को भी दिखाता है, जैसे डिजिटल अपलोड, जियो टैगिंग। इसके अपने फायदे हैं पर जोखिम भी हैं, जैसे गलतियां हो सकती हैं या डिजिटल डिवाइड का मुद्दा आ सकता है। तो इसे सफल बनाने के लिए किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है? कई चीजें बहुत अहम है। पहला, कानूनी सुरक्षा उपाय, जैसे जिनका नाम हटाया गया है उनके लिए अपील की एक आसान प्रक्रिया हो। ठीक है। दूसरा, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। तीसरा, पहचान पत्रों जैसे आधार या एपिक के इस्तेमाल में प्राइवेसी और अधिकारों का संतुलन बना रहे। चौथा, पर्याप्त संसाधन हो, प्रशिक्षित कर्मचारी, सही तकनीक। पांचवा, वोटरों को इस प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी दी जाए। और निगरानी। शायद सबसे जरूरी, पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र निगरानी और ऑडिट हो। और एक बात और, चुनाव के इतने करीब इस तरह का अभ्यास करने के समय पर भी सवाल उठ सकते हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। चीन ने अपना नया और सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया है। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? फुजियान, जिसे टाइप 003 भी कहते हैं, ये चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर ये बहुत खास है। खास क्यों? ये पहला है जिसे पूरी तरह से चीन में ही डिजाइन और बनाया गया है, और इसमें अमेरिका के जो सबसे नए कैरियर हैं, गेराल्ड फोर्ड क्लास, उनके जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS तकनीक है। EMALS वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये विमानों को ज्यादा तेजी से और ज्यादा वजन के साथ लॉन्च कर सकती है, पारंपरिक स्टीम कैटापल्ट के मुकाबले। अच्छा। ये करीब 80,000 टन का है और लगभग 50-60 लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। काफी बड़ा है। हाँ, हालांकि ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, पारंपरिक ईंधन पर चलता है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। मई 2024 में समुद्री परीक्षण शुरू हुए और 2025 में इसे आधिकारिक तौर पर कमीशन कर दिया गया। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? ये सिर्फ एक और जहाज क्यों नहीं है? ये चीन की नौसेना के एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। वो एक तटीय रक्षा बल से एक ब्लू वाटर नेवी बन रहे हैं, जो अपने तटों से बहुत दूर तक ऑपरेशन करने में सक्षम हो। ये दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और हिंद महासागर में चीन की सैन्य शक्ति दिखाने की क्षमता को काफी बढ़ाता है। और इसका नाम फुजियान? हाँ, इसका नाम फुजियान रखना, जो ताइवान के ठीक सामने वाला चीनी प्रांत है, ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक साफ निवारक संदेश है। चीन का लक्ष्य 2035 तक 5-6 कैरियर बनाने का है, अमेरिका के 11 न्यूक्लियर कैरियर्स के मुकाबले अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए। भारत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा? देखिए, ये हिंद महासागर क्षेत्र IOR में
चीन की ऑपरेशनल पहुंच का विस्तार करता है, जो भारत के समुद्री पड़ोस के बहुत करीब है। तो ये एक सीधी चुनौती है। हाँ, ये एक सीधी सुरक्षा चुनौती पेश करता है। भारत के पास अभी 2 ऑपरेशनल कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जो हमें दुनिया के कुछ ही देशों में शामिल करता है। लेकिन फुजियान के आने से चीन को संख्या और कुछ तकनीकी पहलुओं में बढ़त मिलती है। इससे क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री सहयोग और तेज होने की संभावना है। और भारत पर क्या दबाव पड़ेगा? भारत पर अपने तीसरे कैरियर प्रोजेक्ट, जिसे IAC-2 कहते हैं, उसमें तेजी लाने और अंडमान निकोबार कमांड जैसी क्षमताओं को और मजबूत करने का दबाव भी बढ़ सकता है। ठीक है। और अंत में गाजा को लेकर एक बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें वहां जल्द ही एक वैश्विक बल की उम्मीद है। इसका क्या संदर्भ है और इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बयान अक्टूबर 2023 से जो इजराइल हमास संघर्ष चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि में आया है। हाँ। संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले से शुरू हुआ था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी और जमीनी हमला किया। और हताहतों की संख्या? संयुक्त राष्ट्र के 2025 के अनुमानों के मुताबिक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। तो ट्रंप का ये वैश्विक बल का क्या मतलब है? उनका ये विचार संभवतः युद्ध के बाद गाजा में स्थिरता लाने के लिए है। मतलब वहां एक मल्टीनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाए जो बुनियादी ढांचा का पुनर्निर्माण करे और हमास को फिर से उभरने से रोके। इसमें कौन से देश शामिल हो सकते हैं? इसमें शायद अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, UAE, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें नाटो से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले या संयुक्त राष्ट्र का कोई मैंडेट हो। क्या ये मुमकिन लगता है? इसमें क्या चुनौतियां हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बात, अरब देश तब तक अपनी सेना भेजने में हिचक रहे हैं जब तक कोई स्पष्ट राजनीतिक समाधान ना हो। कैसा राजनीतिक समाधान? खासकर फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में कोई प्रगति दिखे। दूसरा, इजराइल गाजा पर अपना सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। वो शायद किसी बाहरी बल को पूरी छूट न दे। और तीसरा, फिलिस्तीनी खुद शायद किसी भी ऐसे बाहरी बल को अस्वीकार कर दें जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के तहत काम ना कर रहा हो। तो इसे जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल लगता है। इसके व्यापक भू राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? ये शायद ये दिखाता है कि अमेरिका गाजा के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, ताकि उन्हें सीधे अपने सैनिक ना भेजने पड़े। अच्छा। ये मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। खासकर इजराइल और अरब देशों के बीच सुलह के जो प्रयास चल रहे थे, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स 2.0, उन पर असर पड़ सकता है। और ईरान का? हाँ, और ईरान समर्थित जो समूह हैं, जैसे हिजबुल्ला, हूथी, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये भी देखना होगा। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी बहुत अहम होगी, खासकर सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 2735 के तहत जो एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी की बात चल रही है उसके साथ। इस पूरे मामले पर भारत का रुख क्या रहा है? भारत का रुख पारंपरिक रूप से स्पष्ट रहा है। हम हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाले 2 राज्य समाधान का समर्थन करते रहे हैं। इस संघर्ष के दौरान भारत ने मानवीय सहायता भेजी है UNRWA के जरिए, और लगातार बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की वकालत की है। क्या भारत ऐसी किसी फोर्स में शामिल होगा? भारत भविष्य में पुनर्निर्माण के कामों में शायद भाग ले, लेकिन ऐसे किसी बल में सैन्य भूमिका निभाने की संभावना ना के बराबर है। तो आज हमने तमिलनाडु के विकास मॉडल और स्थिरता के प्रयासों से लेकर जल प्रबंधन, हरित वित्त, शहरों की चुनौतियां, चुनावी सुधार और जटिल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हालात तक कई अहम मुद्दों की पड़ताल की। इन सब अलग-अलग दिखने वाले धागों को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? हाँ, ये सभी विषय असल में दिखाते हैं कि कैसे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। चाहे वो तमिलनाडु में सतत विकास हासिल करने की चुनौती हो, या हमारे शहरों में रहने की लागत का बढ़ना हो, या फिर हिंद महासागर में शक्ति संतुलन का बदलना हो, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही बात है। एक बड़ा सवाल जो इन सब से उभरता है वो ये है कि जब हम बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हैं, जैसे आर्थिक विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे, या राष्ट्रीय सुरक्षा भी रहे और क्षेत्रीय स्थिरता भी, तो अलग अलग जो प्रतिस्पर्धी हित होते हैं और जो जमीनी हकीकतें होती हैं, उनके बीच एक व्यावहारिक संतुलन कैसे हासिल किया जाए। हाँ, ये संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है।
जिसका कोई आसान एकमुश्त जवाब नहीं है। इसके लिए निरंतर विचार विमर्श, अनुकूलन और बीच का रास्ता निकालने की जरूरत पड़ती है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।